बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फजलुर रहमान साहब की तकरीर जो है वो गले पड़ी हुई है सबके। फजलुर रहमान साहब के अपने भी गले पड़ी हुई है। उनके लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रहनुमा, उनके रिश्तेदार सारे उनके साथ खड़े हुए। सबसे ज्यादा जो एतराज हो रहा है वो फजलुर रहमान साहब के एक जुमले पर हो रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि जी आप बताएं ये जुमला ठीक है या गलत है। तो चले मैं अपना एनालिसिस भी आपको दे देता हूं, क्योंकि मैं गुरेज कर रहा था इस चीज पे बात करने से। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि ये जो तकरीर में उनका एक जुमला है जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने शहीदों का खून जो है वो हम पर एहसान ना चढ़ाओ। परवेज मुशर्रफ साहब का एक जुमला था कि भाई अगर फौज में आए हो तो मरना मारना तो चलता ही रहता है। तो जब आप एक सिक्योरिटी फोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस बात का पहले दिन से अंदेशा होता है कि आपको गोली चलानी भी पड़ सकती है, आपके ऊपर गोली चल भी सकती है, आपको जान लेनी भी पड़ सकती है और आपकी जान जा भी सकती है। तो ये एक बड़ी रिस्की जॉब है जिसमें आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो यहां तक तो ये बात ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाता हूं, उससे आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा। ये बात है 2013-14 की बात है। मैं सियाचिन गया था। वहां जो मेरे एक प्रोड्यूसर थे उनके साथ एक फौजी मेजर था, उसकी बहस हो गई। और बहस इस बात पे हुई कि जनाब ये जो पहाड़ है पीछे जो इंडिया के कब्जे में है, इन पे पाकिस्तान का कब्जा होना चाहिए था। तो इंडिया ने आपसे ये छीन लिए और आप आज तक वापस नहीं ले पाए। इस बात के ऊपर वो आपस में बहस कर रहे थे। तो वो मेजर साहब बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने जज्बाती होकर कहना शुरू कर दिया कि हम यहां पे जाने दे रहे हैं, हम यहां पे कुर्बानी दे रहे हैं और आप हमें बातें सुनाते हैं। उन्होंने कहा जी देखें, मैंने आपसे पूछा कि क्या हमारा कब्जा यहां तक होना चाहिए था या इससे आगे भी जमीन हमारे पास होनी चाहिए थी। तो आप इसका जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये तो आप तस्लीम करें ना कि बहुत सारा एरिया जो सियाचिन का पाकिस्तान का था वो इंडिया ले गया। कम से कम यहां तक तो आप मान ले कि आपकी गफलत की वजह से बहुत सारा एरिया चला गया, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो वो मेजर साहब ने मेरी तरफ देख के एक सवाल पूछा कि आप बताएं इमरान साहब, कोई 30-40 हजार के लिए, 50 हजार के लिए कोई अपनी जान देता है 40-50 हजार की नौकरी के लिए? तो मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब मैं यहां पे आप सारों को दे देता हूं। मैंने कहा जी हम जो आपको पैसे देते हैं ना वो आपके वक्त के लिए आपको हम देते हैं, कि जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आप जो नौकरी कर लें उसके लिए हम आपको पैसा देते हैं। जैसा हम डाकिये को देते हैं, जैसा हम टीचर को देते हैं, जैसा हम पुलिस वाले को देते हैं, जैसा हम बाकी सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले मुलाजमीन को देते हैं, ऐसे हम आपको भी तनख्वाह देते हैं। जैसे बाकी इदारों में तनख्वाह मिलती है, आपके इदारे को भी तनख्वाह मिलती है। तो इसमें अलग चीज क्या है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी है। वो कहते हैं लेकिन आप बताएं कि कोई अपनी जान देता है इतने पैसों के लिए? तो मैंने कहा देखें, चाहे आपके इदारे का आदमी हो चाहे किसी भी इदारे का आदमी हो, जो भी अपनी जान देता है ना उसके बदले में हम उसे पैसे नहीं देते, उसके बदले में हम उसे इज्जत देते हैं, उसके बदले में हम उसे प्यार देते हैं। और यही एक कौम दे सकती है अपने शहीद को। तो फिर मेजर साहब के पास कोई जवाब नहीं था उसके बाद, और ना उनके पास पूछने के लिए कोई सवाल था। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं ये तनख्वाह लेकर काम करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है फजलुर रहमान साहब की, उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन जब ये लोग शहीद हो जाते हैं तो कौम इसके बदले में उन्हें प्यार करती है, कौम इसके बदले में उनका एहतराम करती है। और यही एक प्यार और एहतराम है, और ये एक जज्बा यही होता है ना कि मैं अपनी कौम के लिए जान दे रहा हूं, मेरी कौम मुझे याद रखेगी, मैं हमेशा अपनी कौम की नजरों में जिंदा रहूंगा, मेरे खानदान वाले मेरे पे फख्र करेंगे। यही एक बात होती है ना जो आप लड़ते हैं। कोई भी लड़ाई आप जब लड़ते हैं तो आपको ये होता है मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं। अरशद शरीफ के दिमाग में भी यही था ना कि मैं अपनी कौम के लिए आवाज उठा रहा हूं, आने वाली नस्लों के लिए आवाज उठा रहा हूं, लोग मुझे याद रखेंगे। आज लोग अरशद शरीफ को याद भी रखते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन देखिए मसला तब पैदा होता है जब आप अपने ही लोगों को मारना शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोगों को गिले शिकवे याद रहते हैं, कुर्बानियां लोग भूल जाते हैं। और यही इस वक्त पाकिस्तान में इदारों के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इदारों ने कुर्बानियां दी, पुलिस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की लड़ाई में फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी वो पाकिस्तान के सिविलियंस ने दी है। सबसे ज्यादा जानें सिविलियंस की गई हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। और वो सारे भी उतने ही बड़े शहीद हैं जितने बड़े हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग शहीद हैं। ये सारे लोग जो है वो शोहदा है, तो सारों का एक जैसा एहतराम होना चाहिए ना। हम तो फर्क नहीं करते, लेकिन ये जो फर्क किया जा रहा है इस वक्त, बलूचिस्तान की सड़कों पे 30 शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं, उनसे सौतेलों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेरा ये सवाल है, कोई मुझे इसका जवाब दे दे। देखिए फजलुर रहमान साहब के जुमले में ये आप एतराज कर सकते हैं, जो लोग एतराज कर रहे हैं उस एक जुमले के ऊपर, वो जायज एहतजाज है कि आप शोहदा के बारे में आप इस तरह बात बेशक ना करें। लेकिन क्या शोहदा का एहतराम पाकिस्तान की रियासत कर रही है? मेरा सवाल यह है। क्या इन पुलिस वालों की जो वर्दी है वो ज्यादा सस्ती है? क्यों उनके चेहरे जो है वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें आप।
क्यों उन पर गमगीन नगमों वाले म्यूजिक क्यों नहीं चलाए जा रहे, उनके ऊपर मोन्टाजेस क्यों नहीं बनाए जा रहे, क्यों उनके चेहरे बार बार टीवी चैनल्स पे नहीं दिखाए जा रहे? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दे। क्यों अभी तक आईएसपीआर की जानिब से इन शोधा पर कोई नगमा जारी नहीं किया गया? मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब दें। क्यों अभी तक नेशनल मीडिया को जाए वकुआ पर नहीं ले जाया गया? मेरा सवाल है ना, मुझे इसका जवाब दें। अभी तक क्यों वॉर रूम नहीं बनाकर दिखाए गए मीडिया के ऊपर, जो हमेशा बनाकर दिखाए जाते हैं? क्या ये जो पुलिस वाले हैं इनकी वर्दी सस्ती है, या ये कौम के बेटे नहीं है, या इनका खून सस्ता है? मेरा सवाल है ना, देखें, जब शहीद की इज्जत होगी तो सबकी इज्जत होगी। चाहे कोई बॉर्डर के ऊपर शहीद हो जाए, चाहे कोई दहशतगर्दों से लड़ता हुआ शहीद हो जाए, चाहे कोई अपनी दुकान पे बैठा हुआ अपना कारोबार करने के लिए गया, वहां पे कोई धमाका करके उसको शहीद कर दे, तो ये सारे शहीद हैं हमारे, ये सारे मोहतरम हैं। चाहे अरशद शरीफ दियारे गैर में शहीद हो जाए, कीनिया की सरजमीन पे मारा जाए, वो भी हमारे लिए शहीद है, वो भी हमारे लिए उतना ही मोहतरम है, मोतबर है, बल्कि वो ज्यादा अहमियत इसलिए रखता है कि उसकी कोई लड़ने की ट्रेनिंग नहीं थी, वो पूरी कौम के लिए आवाज उठा रहा था, अकेला वहां पे पड़ा हुआ था दियारे गैर में, वहां पे शहीद हो गया, तो उसकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए। मेरा यह सवाल है कि क्यों अभी तक शोहदा के लवाहिकीन और उनके वारिसान के इंटरव्यू टीवी चैनल पे नहीं दिखाए जा रहे? क्या ये वर्दी इतनी सस्ती है कि आप नहीं दिखाएंगे? इनके साथ सौतेलों जैसा सलूक आप करेंगे तो आप खुद कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं। पाकिस्तान के इदारे एक तफरीक पैदा कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये क्या वजह सिर्फ ये है कि ये आपके अजाइम या आपके मकासद के रास्ते में नहीं मारे गए, या ये सस्ते लोग थे, या इनका खून सस्ता था? देखिए, अमेरिका ने अपने एक पायलट को बचाने के लिए, देखें, शेर तो हमें यह भी सुनाए जाते हैं कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। ये जगह जगह लिखे हुए हैं। हमें एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये शेर सुनाते हैं बार बार जज्बाती करने के लिए, और बहुत सारे इस तरह के। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वहां पे लड़ने के लिए क्यों नहीं गए जहां पे आपके पास बेशुमार असला था? वो तो बेचारे आपका इंतजार करते रहे, वो तो आपको देखते रहे। अमेरिकन पायलट एक गिर गया था ईरान के अंदर। अमेरिका ने तारीख का महंगा तरीन और मुश्किल तरीन ऑपरेशन किया अपने पायलट को निकालने के लिए। याद है आपको? थोड़ा अर्सा पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये दो रातें सोए ही नहीं सारे लोग। इन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर पूरा एक वॉर रूम बना दिया था और पूरा एक ऑपरेशन किया गया था बहुत बड़ा, जिसपे अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए थे कि हमने हर हाल में कई अपना सामान इन्होंने कीमती जाया करवा दिया, अपने एयरक्राफ्ट जाया करवा दिए। लेकिन ये अपने एक एक बंदे को ईरान से निकाल कर लेकर गए। जब ईरान में पायलट गिला था, वो वाकया आपको याद होगा। तो हम अपने 30 जवानों को किसके रहमो करम पे छोड़ रहे थे? हमने वहां पे क्यों छोड़ा? हमें भी चाहिए था वहां से उनको निकालते। देखिए ना, पाकिस्तान अब सालसी दुनिया की तो करवा रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप भी बाज नहीं आ रहा, ईरान भी नहीं बाज आ रहा, वो आपस में एक दूसरे पे मिसाइल मारते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। दोनों को आपने हुर्मत पे कंट्रोल चाहिए, और कंट्रोल का मामला यह है कि जिसका कंट्रोल होगा वो फ्यूचर में तिजारत के ऊपर कंट्रोल करेगा। ईरान को लगता है कि उनके हाथ में कमजोरी आ गई है दुनिया की, तो यहां से हम अपने आप को सेव करेंगे। जबकि अमेरिका को यह लगता है कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती है अगर हम इसको बंद करवा के चले जाते हैं या ईरान के कंट्रोल में देकर चले जाते हैं। अब वो लड़ाई लगी हुई है, लड़ाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो फिर एक दूसरे पे बम मारे, ईरान के ऊपर ज्यादा बम गिर रहे हैं। लड़ाई का आगाज ईरान ने कहा जी कि अमेरिका ने किया है, जबकि अमेरिका कहता है वहां से जो जहाज गुजरते हैं उनको ईरान मारता है, तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब अरब ममालिक के ऊपर ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। बहुत सारे मिसाइल उनके इंटरसेप्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जाकर टारगेट पे भी लग जाते हैं, और वहां से वीडियोज भी आ रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से एक इंटरव्यू भी दिया। मेरा सवाल यह है कि देखें, पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने और तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने जो वीडियोज जारी कर दी हैं, मैंने बदकिस्मती से वो वीडियोज देखी हैं। वो इतनी खौफनाक वीडियोज हैं, ऐसे दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी उनको देखे। लेकिन बतौर सहाफी जब मैंने देखा तो ये बहुत खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहुत सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, बहुत सारी तंजीमें सरगर्म हो गई हैं। वहां पे आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, अफगान फोर्सेज है, दाइश है, टीटीपी है, बीएलए है, और जराइम पेशा ग्रोह हैं, बहुत सारे स्मगलर्स हैं, और पता नहीं कौन कौन कहां से इकट्ठा होकर आ गया। और एक अजीबो गरीब अनारकी फैल गई है पूरे बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में। इनको रोको जाके, दुनिया की सालसी आप छोड़ दें। कश्मीर के अंदर आपने आग लगाई हुई है, एक नफरत की आग वहां पे भड़क रही है। लोग बात सुनने को तैयार नहीं है हुकूमत की, और हुकूमत लोगों की बात नहीं सुन रही। वहां कत्लेआम हो चुका है 2 दफा, और अब दोबारा से खदशा है कि दोबारा लड़ाई ना हो जाए। तो इन चीजों पे तवज्जो छोड़कर पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त पाकिस्तान में सालसी की और बातचीत करने की जरूरत है। देखिए, इससे कुछ अफसरान को तो फायदा हो जाएगा, कुछ लोग अपनी नौकरी या कुर्सी पक्की कर देंगे, लेकिन इस खेल के बाद नुकसान पाकिस्तान का होगा और पाकिस्तान के इदारों का होगा।
اور ہمیں قیمت اس کی چکانی پڑے گی, آپ جو مرضی کر لیں. جس لیول کی یہ لڑائی آپ کے گلے پڑ گئی ہے نا, یہ لڑائی قومی یکجہتی کے بغیر لڑنا ممکن ہی نہیں ہے. عمران خان کو, مہرنگ بلوچ کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا, سیاسی قیدیوں کو باہر نکالنا پڑے گا, ان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی. قومی لشکر بنانے کی بجائے آپ کو قوم کی بات سننی پڑے گی. دیکھیں قومی لشکر یہ کیوں کہتے ہیں کہ بنانا ہے, دیکھیں 3 اس کی بڑی وجوہات ہیں جس وجہ سے یہ قومی لشکر بنانا چاہتے ہیں. نمبر 1 وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے تو مکمل طور پہ تعاون چاہیے. تعاون بالکل نہیں ہے, عوامی حمایت بالکل نہیں ہے کسی بھی آپریشن کے ساتھ. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی مورال ہو جاتی ہیں فورسز. تو آپریشنز تو آپ مورال کے ساتھ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہوئے کرتے ہیں, تو جب آپ ڈی مورال ہو جائیں گے تو پھر آپ آپریشنز کیسے کریں گے. تیسرا اس کا جو ریزن ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے. جب تک آپ کا لوکل آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, مقامی آبادیاں آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی, آپ کو انٹیلیجنس نہیں ملے گی, تو آپ کو آپریشنز میں کامیابی نہیں ملے گی. اب یہ 3 بڑی ریزنز ہیں, لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے. دیکھیں اگر لشکر ہوگا تو عوامی تائید بھی مل جائے گی, معلومات بھی ملیں گی اور مورال بھی بہتر ہو جائے گا. اب یہ لشکر نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہو رہا. اب لشکر والوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ جب بھی لشکر بنا کے لڑتے ہیں بعد میں وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جو لوگ سوات میں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں لشکر بنا کر لڑے تھے, ان میں سے درجنوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اور بہت سارے سردار جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ رہے تھے, بعد میں ٹی ٹی پی کے ساتھ تو معاملہ طے کر لیا جنرل باجوہ نے آگے ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملہ طے کر لیے. اور وہ جو لوگ لڑتے رہے وہ بیچارے اپنے گھروں میں سے, دیکھیں نا فوج تو ایک ادارہ ہے, ان کے پاس سیکیورٹی ہے, ان کے پاس پورا انتظام ہے, بختر بند گاڑیاں ہیں, بلٹ پروف گاڑیاں ہیں, جدید ویپنز ہیں, ٹینکس ہیں, ہیلی کاپٹرز ہیں, جیٹس ہیں, ہر چیز ہے ان کے پاس. بہت بڑی نفری بھی ہے, ہر وقت مسلح افراد ساتھ رہتے ہیں, ان کے ہتھیار بند لوگ رہتے ہیں, وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. لیکن یہ جو لشکر ہے ان میں کوئی تاجر ہے, کوئی ان میں زمیندار ہے, کوئی ان میں چھوٹا سردار ہے, کوئی ان میں بڑا سردار ہے, کوئی ان میں دکاندار ہے. اب یہ لوگ لشکر بنا کے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں, بعد میں تو انہوں نے اپنی دکانوں پہ, اپنے کاروباروں میں یا اپنے حجروں میں جا کے بیٹھنا ہے. یہ تو ہر وقت اس طرح مسلح نہیں رہ سکتے. اور جب یہ غیر مسلح ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. اور جنرل باجوہ نے جیسے آ کر صلح کر لی, کل کو ایک اور آئے گا آ کے ان کے ساتھ صلح کر لے گا, لشکر انہیں مارے گا, بعد میں آگے صلح کر دے گا, صلح ہو جائے گی, وہ ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے. وہ قبائل آپس میں کئی دہائیوں تک پھر لڑتے رہیں گے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اور اس وجہ سے فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال فضل الرحمان صاحب پہ بہت ٹکا کر تنقید ہوئی ہے, اور فضل الرحمان صاحب کا موقف زیادہ تر جو ہے ان کی بات وہ ٹھیک ہے, ان کی بات غلط نہیں ہے. لیکن ان کی مزاحمت کی وجہ جو ہے نا فضل الرحمان صاحب کی, وہ کبھی بھی اصولی نہیں ہوتی. ان کی مزاحمت کی وجہ زیادہ تر وصولی ہوتی ہے, اور فضل الرحمان صاحب وصولی کر لیتے ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چل رہا اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور جب بھی کوئی عمران خان صاحب سے بات کرے گا, جو اب نظر آ رہا ہے کہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے, تو الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور الیکشن میں اسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائے گی. تو فضل الرحمان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا لیا. اور فضل الرحمان صاحب کے بعد یہ سہولت بھی ہے کہ وہ جب چاہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے واپس بھی آ سکتے ہیں. یعنی ان کی پولیٹیکل پارٹی میں فضل الرحمان صاحب کی وہاں جمہوریت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہہ دی تو ساری پارٹی ساتھ کھڑی ہو گئی, اور جب انہوں نے دوسری بات کی تو پارٹی خلاف ہوگی. وہ نہیں ہوتا. وہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ہوتا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. لیکن یہاں فضل الرحمان صاحب کو تو ستے خیرہ, وہ اگر کل کو یہ کہہ دیں کہ جی میں خود لشکر بنا رہا ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کی پارٹی ان کو کہے گی ٹھیک ہے جی فضل الرحمان صاحب اوکے کرو, تو ان کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. انکنڈیشنل سپورٹ رہتی ہے فضل الرحمان صاحب کے پاس. وہ ان کی پارٹی میں ایک جس کو کلٹ عمران خان کو کہتے ہیں نا, ایکچولی ان پولیٹیکل پارٹیز میں چھوٹے چھوٹے یہ کلٹ موجود ہے. اب خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ان کی حکومت بن جائے, تو عوامی مقبولیت کے لیے تھوڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرے گا اگر فضل الرحمان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے, یا وہ کچھ مقبول ہو جاتے ہیں, کچھ سیٹیں جیت جاتے ہیں, کولیشن گورنمنٹ بھی بنا لیتے ہیں, تو فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کریں گے عمران خان کی جگہ پہ, کیونکہ عمران خان بہت مشکل آدمی ہے. اور دیکھیں جو لشکر بنانے کی بات ہوئی نا, وہ فضل الرحمان صاحب سے کسی نے نہیں کہا کہ لشکر بناؤ. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں پہلے ہی, ان لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ لشکر بنائیں. میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کو کہا گیا کہ لشکر بنائیں, اور ان لوگوں نے فضل الرحمان صاحب کو یہ بات بتائی, اور وہ لشکر بنا بھی لیں گے کیونکہ ان کی ایسی حیثیت ہے. اس سے پہلے یہ وہی لوگ ہیں جو آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی فضل الرحمان صاحب سے باغی ہو رہے تھے, تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ بات